भय्यूजी महाराज मॉडर्न संत थे, लग्जरी लाइफस्टाइल वाले। इसके बावजूद उनके करोड़ों भक्त थे और वह उनकी समस्याएं सुलझाते थे। लेकिन यह कितने आश्चर्य की बात है कि वह अपने घर की समस्या को नहीं सुलझा पाए और आत्महत्या कर लिया। आखिर क्यों, क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ कोई होना चाहिए। मैं बहुत तनाव में हूँ, थक चुका हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। विनायक मेरे विश्वासपात्र हैं, सब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वही संभाले। किसी को तो परिवार की ड्यूटी करनी है तो वही करेगा, मुझे उस पर विश्वास है। मैं कमरे में अकेला हूँ और नोट लिख रहा हूँ। किसी के दबाव में आकर नहीं लिख रहा हूँ, कोई इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बीती 12 जून की दोपहर इंदौर के पौष रिहायशी इलाके सिल्वर स्प्रिंग स्थित अपने घर में आत्महत्या करने वाले मशहूर संत भय्यूजी महाराज के 2 नोट मिले थे। दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि दूसरे को एक कुशल संपादक की तरह संपादित कर छोटा कर दिया है और भाव बिल्कुल नहीं बदले हैं। डायरी के पन्नों पर लिखे ये नोट बयां करते हैं कि भय्यूजी महाराज किस भीषण तनाव और द्वंद्व से गुजर रहे होंगे। अंतिम समय में उन्हें सिर्फ 2 चीजों, परिवार और प्रॉपर्टी की चिंता थी। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, भक्तों और बाद के परिणामों पर अगर सोचा होगा तो तय है कि उन्हें अपनी समस्या का कोई हल नहीं सूझ रहा होगा। 12 जून की दोपहर जैसे ही 50 वर्षीय भय्यूजी महाराज की आत्महत्या की खबर आई तो लोग स्तब्ध रह गए। अपना जीवन फिल्मी स्टाइल में गुजार चुके इस संत ने आत्महत्या भी फिल्मी स्टाइल में किया। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गोली अपनी दाईं कनपटी पर मारी थी, लेकिन वह सिर के बीचों बीच लगी और आर पार हो गई थी। उस वक्त उनके आलीशान घर में बुजुर्ग मां के अलावा कुछ वफादार सेवादार ही थे, जिनमें से एक का जिक्र उन्होंने अपने नोट में किया है। धमाके की हल्की सी आवाज आई, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह हल्का सा धमाका किस चीज का है। कुछ देर बाद उधर भय्यूजी महाराज की पत्नी डॉक्टर आयुषी आईं और भय्यूजी महाराज को ढूंढने लगीं। आमतौर पर अपने कमरे में रहने वाले भय्यूजी महाराज वहां नहीं दिखे तो आयुषी ने एक एक कर सारे कमरे और टॉयलेट, बाथरूम तक में उन्हें देखा। बेटी कुहू का कमरा अंदर से बंद था, जो खटखटाने पर नहीं खुला तो आयुषी ने सेवादारों को आवाज लगाई। विनायक और दूसरा वफादार सेवादार योगेश भागे भागे आए और दरवाजा तोड़ डाला। अंदर का दृश्य देखकर तीनों हतप्रभ रह गए। पलंग पर भय्यूजी महाराज की लाश पड़ी थी, सिर से रिसा खून चेहरे और बिस्तर पर बह रहा था। वक्त सवाल जवाब या सोच विचारी का नहीं था, इसलिए तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और भय्यूजी महाराज को इंदौर के नामी बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया तो आयुषी दहाड़े मारकर रोते रोते बेसुध हो गईं और दोनों सेवादार जड़ होकर रह गए। अस्पताल से खबर मिलने पर पुलिस वहां आई और भय्यूजी महाराज की मौत की पुष्टि के बाद खबर आम हो गई। इस हाई प्रोफाइल संत की आत्महत्या से देश भर में सनाका खिंच गया। कौन थे भय्यूजी महाराज और कैसे देखते ही देखते करोड़ों भक्तों के आदर्श बन गए? और वह प्रॉपर्टी कितनी थी जिसकी जिम्मेदारी वह विनायक को सौंपना चाहते थे? इन सवालों के जवाबों के अलावा उस तनाव और पारिवारिक कलह की वजह जानना जरूरी है। इससे भी पहले यह जानना जरूरी है कि मौत के दिन क्या क्या हुआ था। जो हुआ था उससे साफ लग रहा है कि भय्यूजी महाराज का खुद को खत्म करने का फैसला और वजह तात्कालिक नहीं थे। वे वाकई लंबे समय से भीषण तनाव में थे। 12 जून को तो उन्होंने इस तनाव से मुक्ति पाने का आखिरी फैसला लिया था। दोपहर कोई 12:15 बजे भय्यूजी महाराज अपने कमरे से निकले और सीधे बेटी कुहू के कमरे में चले गए थे। इसके पहले उन्होंने अपने कमरे से 3 ट्वीट किए थे। कुहू इसी दिन पुणे से इंदौर आने वाली थी, जिसे लेकर भय्यूजी महाराज कुदरती तौर पर खुश थे।
क्योंकि उनकी लाडली करीब 3 महीने बाद घर आ रही थी। कुहू के कमरे को अस्तव्यस्त देख उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने नौकरों को फटकार लगाई कि आज कुहू आने वाली है और अभी तक उसके कमरे की साफ सफाई नहीं हुई है। गुस्सा उतारने के बाद उन्होंने शेखर को बुलाकर अब तक आई फोन कॉल की डिटेल्स लिया। उन्होंने उससे कहा कि सभी को कह दो कि कुछ देर बाद बात करूंगा, तब तक उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। गौरतलब है कि अपने लिए आई फोन कॉल्स खुद भय्यूजी महाराज रिसीव नहीं करते थे। यह जिम्मेदारी बीते कई सालों से शेखर उठा रहा था। डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्रा और आईजी इंटेलिजेंस मकरंद देउस्कर इस खुदकुशी की जांच में जुट गए, जिनके पास बताने को कुछ नहीं था और जो था वह पुलिस जांच के पहले ही आम हो गया था। हादसे के बाद घर में मौजूद लोगों के बयान लेने के बाद पुलिस इन बातों की पुष्टि भर कर पाई कि हाँ, भय्यूजी महाराज पारिवारिक कलह की वजह से तनाव में थे और इसी के चलते उन्होंने खुदकुशी किया। भय्यूजी महाराज का वास्तविक नाम उदय सिंह देशमुख था। उदय सिंह मालवांचल के पुराने शहर शुजालपुर में एक जमींदार घराने में 1968 में पैदा हुए थे। उदय सिंह न केवल खूबसूरत थे बल्कि बेइंतहा प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी भी थे। किशोरावस्था तक तो उन्होंने खेती किसानी में दिलचस्पी लिया, लेकिन फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई चले गए और वहां एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी कर लिया। मुंबई वाकई मुंबई है, जो एक बार जिसे अपने मायाजाल में फंसा लेती है उसे आसानी से नहीं छोड़ती है। छोटे से पिछड़े कस्बे से आए उदय सिंह को मुंबई की रंगीनियां भा गईं। अपने खूबसूरत चेहरे मोहरे के दम पर उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में भी किस्मत आजमाई। सियाराम जैसी नामी शूटिंग कंपनी ने उन्हें मौका दिया, लेकिन उदय सिंह प्रोफेशनल मॉडल नहीं बन पाए। मुंबई में नौकरी करते उदय सिंह को लगा था कि दौलत और शोहरत ही सब कुछ है, बाकी सब मिथ्या है। बस इतना सोचना भर था कि उन्होंने संन्यास लेने का फैसला ले लिया। हैरत की बात यह है कि उनका कोई धार्मिक या आध्यात्मिक गुरु नहीं था, अलबत्ता वे दत्तात्रेय को अपना आदर्श मानते थे। दत्तात्रेय एक पौराणिक पात्र हैं जिनके बारे में कहा और माना जाता है कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार थे। दत्तात्रेय हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए उसे अपना गुरु मान लेते थे, जिनमें पशु पक्षी तक शामिल होते थे। सूर्य की उपासना करने वाले भय्यूजी महाराज संत जीवन की शुरुआत में कभी जल समाधि लेने के लिए भी मशहूर थे। हिंदी के अलावा धारा प्रवाह अंग्रेजी, मराठी, मालवी और निमाड़ी भाषा बोलने वाले उदय सिंह के प्रवचनों को लेक्चर कहा जाता था। उनका आध्यात्मिक सफर छोटे से स्तर से शुरू होकर बड़े मुकाम तक जा पहुंचा, जिसके चलते वह इतने कम वक्त में अपार दौलत और शोहरत के मालिक बन गए थे। इस सब की कल्पना खुद उदय सिंह ने भी नहीं की थी, जो भय्यूजी महाराज के नाम से विख्यात हो गए थे। नाम के लिहाज से देखें तो भय्यूजी महाराज के भक्तों और अनुयायियों की संख्या करोड़ों में जा पहुंची थी, और दाम के लिहाज से आंकें तो मौत के दिन तक उनके पास 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति थी। मालवांचल और महाराष्ट्र के सभी प्रमुख शहरों में उनके आश्रम खुल चुके थे। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर को अपना ठिकाना भय्यूजी महाराज ने बनाया था, तो इसकी एक बड़ी वजह उनकी महाराष्ट्र से जुड़े रहने की इच्छा थी, क्योंकि उनके भक्तों में खासी संख्या महाराष्ट्रियनों की है। भय्यूजी महाराज के शौक शाही भी थे और कलात्मक भी थे। घुड़सवारी और तीरंदाजी के शौकीन भय्यूजी महाराज भजन अच्छा गाते थे और लिखते भी सरल भाषा में थे। नोट को संपादित उन्होंने शायद इसी वजह के चलते किया था कि बात अनावश्यक रूप से बड़ी न लगे। भय्यूजी महाराज के लेक्चर दरअसल ब्रह्मा या ईश्वर आधारित ना होकर मनोवैज्ञानिक ज्यादा होते थे। वे भक्तों को उत्साहित करते, उनमें जोश भर देते थे। जब वे बोलते थे यानी लेक्चर देते थे तो ऐसा लगता था मानो साक्षात डेल कार्नेगी या स्वेट मार्टन की आत्मा उनमें आ गई है। उन्हें बस करना इतना होता था कि इन दो अहम दार्शनिकों के विचारों को हिंदू धर्म और संस्कृति से जोड़ना और उन्हें उस क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत करना होता था जहां वे लेक्चर दे रहे होते थे। सीधे सीधे कहा जाए तो भय्यूजी महाराज एक तरह से मेंटर थे, जो आम आदमी की नब्ज पकड़कर बात करते थे। आप परेशान क्यों हैं?
यह बात अगर कोई धर्मगुरु मंच से बता दे और समस्याओं का गैरेश्वरीय हल भी सुझाए तो लोगों का नैराश्य भाव स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगा। यही भय्यूजी महाराज करते थे। सनातन धर्म और धार्मिक कर्मकांडों पर उनका ज्यादा जोर कभी नहीं रहा। अलबत्ता बात बात में वे दत्तात्रेय को जरूर घसीट लाते थे। जादूटोना, तंत्र मंत्र और ज्योतिष से परे भी समस्याओं का कोई हल होता है, यह बात हमेशा से ही जिज्ञासा का विषय रही है। लोगों की इसी कमजोरी को भय्यूजी महाराज ने खूब भुनाया और देखते ही देखते छा गए। जहां से वे गुजरते थे वहां उनके पैर छूने वालों की लाइन लग जाती थी। लोगों की तकलीफें दूर करने वे शहर शहर प्रवचन शिविर लगाने लगे थे। इंदौर के बापट चौराहे पर उन्होंने सद्गुरु दत्त परमार्थिक ट्रस्ट बनवाया था। आश्रम 24 घंटे खुला रहता था। इंदौर आने वाली हर बस या ट्रेन से उनका कोई ना कोई भक्त उतरता था। उसे देख ऑटो रिक्शा वाले तुरंत ताड़ लेते थे कि यह भय्यूजी महाराज का भक्त है। भय्यूजी महाराज का नाम लोग इज्जत से लेते थे तो इसकी वजह सिर्फ इतनी नहीं थी कि उन्होंने अकूत दौलत कमा ली थी, बल्कि यह भी थी कि कमाए गए पैसे का बड़ा हिस्सा वे गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च करते थे। इससे हालांकि उनका कारोबार और बढ़ता था, लेकिन उनके जज्बे को इससे नहीं तौला जा सकता। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर इलाके की वेश्याओं के 51 बच्चों को बतौर पिता अपना नाम दिया था। आमतौर पर संत और धर्मगुरु वेश्याओं से परहेज ही करते हैं, लेकिन समाज के इस जरूरी तबके की अनिवार्यता की अहमियत समझते हुए उन्होंने यह अनूठी पहल कर एक तरह से जोखिम ही उठाया था। महाराष्ट्र के ही बुल्ढाना जिले के खामगांव में उन्होंने एक आवासीय स्कूल भी बनवाया था, जिसमें करीब 700 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। मुमकिन है इसके पीछे उनकी एक मंशा ग्राहकों की भीड़ बढ़ाना भी रही हो, लेकिन इससे कुछ गरीब आदिवासी बच्चों की जिंदगी तो संवरी और संभली, इसमें कोई शक नहीं। बुल्ढाना में पारधी जाति के आदिवासी रहते हैं, जो चोरी और अपराधी प्रवृत्ति के लिए कुख्यात हैं। ये लोग ना तो कभी मुख्यधारा से जुड़े और ना ही मुख्यधारा हाँकने वालों ने चाहा कि यह तिरस्कृत जाति उनसे जुड़े। पारधी सहसा ही किसी बाहरी आदमी पर विश्वास नहीं करते। यही भय्यूजी महाराज के साथ भी हुआ। जब उन्होंने स्कूल खोलने की घोषणा की और निर्माण कार्य भी शुरू हो गया तो उन्हें पारधियों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन भय्यूजी महाराज घबराए नहीं। एक बार तो पारधियों ने पथराव कर उन्हें भगा दिया था, लेकिन वे अपनी जिद पर अड़े रहे और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। कृषक परिवार से ताल्लुक रखने के कारण वह किसानों की परेशानियां अच्छी तरह समझते थे, लिहाजा उन्होंने मध्य प्रदेश के धार और देवास जिलों में लगभग 1000 तालाब खुदवाए और हर जगह गरीब किसानों को खाद बीज वगैरह भी बंटवाए थे। पूजने के लिए इतने काम काफी थे, लेकिन भय्यूजी महाराज का एक अलग चेहरा उस वक्त सामने आया जब उन्होंने इंदौर में आयोजित हुई धर्म संसद की आलोचना की थी। मठों और व्यक्ति पूजा के आलोचक भय्यूजी महाराज का दूसरा चेहरा और दोहरा व्यक्तित्व उस वक्त भी सामने आया था जब उन्हें उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ मेले में आमंत्रित नहीं किया गया था। इससे वह दुखी थे। जाहिर है लीक से हटकर वे इसलिए चल रहे थे कि नाम मिले और उनकी चर्चा हो, और ऐसा हुआ भी था। व्यक्ति पूजा को अपराध मानने वाले भय्यूजी महाराज हर गुरु पूर्णिमा पर अपनी पूजा धूम धड़ाके से करवाते थे। जिंदगी शानो शौकत की इस खूबसूरत और हैंडसम युवा संत की व्यक्तिगत जिंदगी शानो शौकत और शौकों से भरी रही। भय्यूजी महाराज नए नए मॉडल की कारों और महंगी स्विस घड़ियों के शौकीन थे। मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारों में चलने वाले इस संत के हाथ में हमेशा रोलेक्स घड़ी जरूर होती थी। भक्तों और अनुयायियों के लिए वे इसी लिहाज से अजूबे थे कि जब वह उनके बीच होते थे तो खालिस संत होते थे, लेकिन लग्जरी लाइफ जीते थे। परंपरागत संतों की छवि तोड़ने वाले भय्यूजी महाराज कभी कभी ट्रैक सूट पैंट शर्ट में भी नजर आते थे। अच्छे और महंगे कपड़ों का शौक भी उन्हें था। उनके घर और आश्रम में भी आधुनिक सुख सुविधाओं के तमाम गैजेट्स मौजूद थे। भक्तों की सहूलियत का वे उसी तरह ध्यान रखते थे जैसे दुकानदार ग्राहकों का रखता है, यानी वे ग्राहक ही भगवान हैं के सिद्धांत पर चलते थे। करोड़ों अरबों की इनकम का हिसाब भय्यूजी महाराज को मुंह जुबानी याद रहता था।
और इससे ज्यादा उन्हें यह याद रहता था कि मीडिया को यह गिनाना कि वे संत के रूप में समाजसेवी और पर्यावरणविद हैं, जो भक्त से गुरु दक्षिणा में एक पेड़ लगाने को जरूर कहता है। ब्रांडिंग के इन अनूठे तरीकों ने भय्यूजी महाराज को कामयाबी के आसमान तक पहुंचा दिया, जहां उसके पास वह सब कुछ होता है जिसकी ख्वाहिश हर कोई करता है। महत्वाकांक्षी भय्यूजी महाराज को संन्यास लेते ही ज्ञान की एक बात जरूर समझ आ गई थी कि अगर ब्रांडेड बाबा बनना है तो राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों से जरूर संपर्क बढ़ाओ, नहीं तो जिंदगी भर पंडाल लगाकर उपदेश देते रहने से खास कुछ हासिल नहीं होने वाला है। संतों और नेताओं का समीकरण बेहद संतुलित है कि जिस संत के पीछे जितनी ज्यादा भीड़ नजर आती है, उसे भुनाने के लिए नेता भी उसके आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। जब सन्यास के 3-4 सालों में ही भय्यूजी महाराज ने अपने दम पर अनुयायियों की खासी भीड़ जुटा लिया, तो साल 2000 के आसपास महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की नज़र उन पर पड़ी। दोनों की नज़रें मिलीं और विलासराव उन पर मेहरबान हो गए। फलस्वरूप सियासी गलियारों में भय्यूजी महाराज का नाम और इज्जत से लिया जाने लगा। उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने राज्य अतिथि का दर्जा दे दिया। फिर देखते ही देखते उनके पीछे महाराष्ट्र कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता नजर आने लगे, जिनमें पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, केंद्रीय मंत्री शरद पवार और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन भय्यूजी महाराज को एहसास था कि अगर उन पर एक बार कांग्रेसी संत होने का ठप्पा लग गया तो दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस से इतर और पींगे बढ़ानी शुरू किया। अपने घर और आश्रम के दरवाजे उन्होंने भाजपा और शिवसेना के अलावा अछूतों की पार्टी मानी जाने वाली आरपीआई के लिए भी खोल दिए। महाराष्ट्र के शेर कहे जाने वाले शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के अंतिम संस्कार में भय्यूजी महाराज परिवार सहित सक्रिय दिखे थे। तब यह स्पष्ट हुआ था कि वे सभी राजनैतिक दलों के हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से उनकी नज़दीकियां कभी किसी सबूत की मोहताज नहीं रहीं। इसका यह मतलब नहीं था कि भय्यूजी महाराज कांग्रेस, भाजपा या शिवसेना की विचारधारा से सहमत हो गए थे, बल्कि इसका मतलब यह था कि उनके भक्तों को वोटों की शक्ल में बदलते हुए हर कोई देखना चाहता था। जल्द ही भाजपाई नेता भी उनसे जुड़ने लगे। इनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, पंकजा मुंडे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम प्रमुख हैं। अपनी अलग पार्टी एनसीपी बना लेने के बाद भी शरद पवार भय्यूजी महाराज के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। अलबत्ता रामदास अठावले इकलौती राजनैतिक हस्ती थे जो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने इंदौर पहुंचे थे। फिल्मी हस्तियों में मशहूर गायिका लता मंगेशकर उनकी मुरीद थीं, तो अभिनेता मिलिंद गुणाजी और गायक बप्पी लहरी भी उनके अनुयायी हो गए थे। राजनीतिक स्तर पर पहली दफा भय्यूजी महाराज उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी उपवास तुड़वाने के लिए यूपीए सरकार ने उन्हें भी आमंत्रित किया था। तब मंच पर वे अलग ही चमक रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी का सद्भावना उपवास तोड़ने की भी जिम्मेदारी उन्हें ही सौंपी गई थी। इसी साल अप्रैल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन 5 बाबाओं को राज्यमंत्री का दर्जा दिया था, उनमें से एक भय्यूजी महाराज भी थे, लेकिन उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया था। उनकी मौत के बाद कांग्रेसी यह कहकर हमलावर हुए थे कि भय्यूजी महाराज ने मध्य प्रदेश सरकार के दबाव में आकर आत्महत्या की है। यह दांव ज्यादा चला नहीं, क्योंकि उनकी खुद को खत्म करने की वजह कुछ और ही थी। कुल मिलाकर भय्यूजी महाराज काफी कुछ हासिल कर चुके थे और आम भक्तों की परेशानियां सुलझाने का अपना काम बखूबी कर रहे थे। लेकिन उनके इर्द गिर्द रहने वाले चुनिंदा लोग ही जानते थे कि दुनिया भर की समस्याएं सुलझाने वाले भय्यूजी महाराज से खुद अपने घर की कलह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं सुलझ रही है। अपनी कामयाबी के दिनों में भय्यूजी महाराज ने जो दौलत और शोहरत हासिल किया, वह कभी किसी सबूत की मोहताज नहीं रही। लेकिन उनका बुरा वक्त दूसरी शादी के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने अप्रैल 2017 में आयुषी शर्मा से शादी की थी। उनकी पहली पत्नी माधवी निम्बालकर का निधन पुणे में 22 जनवरी 2015 को हुआ था, जिनसे उन्हें एक बेटी हुई थी। अपनी बेटी कल्याणी का घर का नाम उन्होंने प्यार से कुहू रखा था।
एक साधारण पिता की तरह वे कुहू को बहुत चाहते थे और कुहू भी उन्हें इतना चाहती थी कि पिता की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाई। आयुषी शर्मा मूलतः शिवपुरी के धनियारवाना कस्बे की रहने वाली हैं और उनके पिता अतुल शर्मा कुंडोली नदनबारा मिडिल स्कूल में शिक्षक हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद आयुषी ने कुछ दिन बैंक में नौकरी की और फिर कैरियर संवारने की गरज से पीएचडी करने लगीं। इसी शोध के सिलसिले में उनका भैयूजी महाराज के घर और आश्रम में आना जाना शुरू हुआ था। इंदौर में वह एक हॉस्टल में रहती थीं और उनकी दोस्ती कई लड़कों से भी थी जिनकी जन्मकुंडली पुलिस खंगाल रही थी। भैयूजी महाराज व्यस्तता के चलते ऐसे शोधार्थियों को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे, लिहाजा आयुषी की मां और बहन के संपर्क में आई और घंटों उनसे बतियाती रहती थीं। इसी दौरान वह भैयूजी महाराज की बहनों रेणुका और अनुराधा के संपर्क में आई। इधर परिजन देख रहे थे कि माधवी की मौत के बाद भैयूजी महाराज का दिल दुनियादारी से उचटने लगा है, तो वे चिंतित हो उठे। भैयूजी महाराज की एक बहन, जिन्हें आयुषी अक्का कहती हैं, ने एक दिन आयुषी के सामने यह प्रस्ताव रख उसे चौंका दिया कि क्या वह उनके भाई से शादी करेंगी। उम्र में भैयूजी महाराज से आधी यानी 24 साल की आयुषी के लिए यह फैसला लेना कोई कठिन काम नहीं था। भैयूजी महाराज का साम्राज्य और वैभव वह पहले ही देख चुकी थीं। प्रस्ताव कुछ कुछ ऐसा ही था जैसे किसी झोपड़ी में रहने वाली गरीब कन्या को राजकुमार से शादी करने का मौका मिल रहा है। आयुषी तैयार हो गईं तो भैयूजी महाराज भी उसे देखकर इनकार नहीं कर पाए। वह थी ही इतनी कमसिन और चंचल की किसी भी विश्वामित्र की तपस्या भंग करने की क्षमता रखती थीं। कुहू इस शादी के लिए जरा भी तैयार नहीं थी। यह भैयूजी महाराज ने जिंदगी में पहला गच्चा खाया, जो यह सोच रहे थे कि 15 साल की कुहू आज नहीं तो कल आयुषी को मां मान ही लेगी, पर हुआ उल्टा। जब शादी के बाद पहली दफा आयुषी घर आई तो गुस्साई कुहू ने पूजा का सामान फेंक दिया। इसके बाद तो इंदौर बाईपास स्थित सिल्वर स्प्रिंग फेस स्थित बंगला नंबर 1 किसी पारिवारिक टीवी धारावाहिक का स्टूडियो बन गया, जहां सौतेली मां और बेटी में जमकर कलह होती थी। दोनों एक दूसरे से शक्ल ना देखने की हद तक नफरत करती थीं। इन दो पाटों के बीच पिस रहा था वह शख्स जिसके आगे करोड़ों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते थे और मानते थे कि भैयूजी महाराज के पास हर परेशानी के ताले की चाबी है। निस्संदेह भैयूजी महाराज आयुषी को चाहते थे, लेकिन कुहू पर तो वे जान छिड़कते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि माँ बेटी झगड़े नहीं करें। इस बाबत वे कुछ भी करने तैयार थे, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे बिल्लियों की तरह लड़ती माँ बेटी मान जाएं, यह बताने वाला कोई नहीं था। पुणे में रहकर पढ़ाई कर रही कुहू का खून हर वक्त यह सोचते सोचते जल रहा होता था कि बाबा आयुषी के साथ घूम फिर रहे होंगे, यह कर रहे होंगे, वह कर रहे होंगे। कोई दूसरी औरत आकर उसकी माँ माधवी की जगह ले और रानियों सा हुक्म चलाए, यह उसे किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। इस बाबत वह सेवादारों की सेवाएं लेती थी। यह बात पुलिस पूछताछ में उजागर हुई थी। लेकिन आयुषी भी कम नहीं थी, उसने भी एक सेवादार को इस काम के लिए नियुक्त कर रखा था कि वह भैयूजी महाराज और आयुषी की फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा उसे दे। शुरू में तो आयुषी यह सोचकर अपमान के घूंट पीती रही कि बच्ची है, भड़ास निकल जाएगी तो ठीक हो जाएगी। इस बाबत भैयूजी महाराज भी उसे समझाते रहते थे, जिनकी एक बड़ी परेशानी यह थी कि उनकी दूसरी शादी को भक्तों और परिवारजनों ने भी सहज नहीं स्वीकारा था। कई परिवारजन तो उनके इस फैसले से इतने नाराज थे कि उन्होंने भैयूजी महाराज से कन्नी काटनी शुरू कर दी थी। घरेलू कलह बढ़ी तो भैयूजी महाराज घबरा उठे। आखिरकार उन्होंने बीच का रास्ता यह निकाला कि कुहू को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया जाए। इस सिलसिले में वे खुद को खत्म करने वाले दिन इंदौर के एक होटल में एक महिला से मिले भी थे, जो अपने बेटे को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने वाली थी। हादसे के एक दिन पहले वे पुणे भी जाने वाले थे, लेकिन बीच रास्ते से ही उन्हें लौटना पड़ा था, क्योंकि बार बार उनके पास किसी का फोन आ रहा था, जिसे सुनकर वह परेशान हो रहे थे। ये फोन किसके थे, इन पंक्तियों के लिखे जाने तक पुलिस ने यह उजागर नहीं किया था। पुलिस टीम भैयूजी महाराज का कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल जांच के लिए जब्त कर चुकी थी।
उनका फोन अटेंड करने वाले शेखर ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि ऐसा पहली बार हुआ था जब गुरुजी ने फोन खुद अटेंड किए, और जब भी कॉल आई तो कार में मौजूद हम सब लोगों को नीचे उतारकर अकेले में बात किया। अगर यह वाकई खुद को खत्म करने की है तो संभावना इस बात की भी ज्यादा है कि ये फोन आयुषी और कुहू के ही रहे होंगे। इन तीनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी, यह खुलासा भी इन पंक्तियों के लिखे जाने तक नहीं हो पाया था। पुलिसिया पूछताछ में ही सेवादारों ने यह बात बताई थी कि भैयूजी महाराज कुछ दिनों से पैसों की तंगी से इतने जूझ रहे थे कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी ऑडी कार 20 लाख रुपए में बेची थी और अपने एक मालदार भक्त से 10 लाख रुपए उधार मांगे थे। अलबत्ता पुलिस को दिए बयानों में आयुषी और कुहू के बीच खटास और भड़ास खुले तौर पर उजागर हुई। दोनों भैयूजी महाराज के पार्थिव शरीर के पास 3 फीट के अंतर से बैठी थीं और एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रही थीं। दोनों के बीच किसी तरह की बातचीत का तो कोई सवाल ही नहीं था। कुहू ने जोर देकर यह कहा कि उसके बाबा की मौत की जिम्मेदार आयुषी ही है, उसे जेल में डाल देना चाहिए। दूसरी ओर आयुषी ने बताया कि कुहू ने उसे कभी मां नहीं माना और हमेशा उससे और उसकी 5 महीने की बेटी से नफरत करती रही। यह गौरतलब है कि आयुषी से पैदा हुई भैयूजी महाराज की बेटी की बात आश्रम के विश्वसनीय लोग और परिवारजन ही जानते थे। आखिरकार 12 जून को पत्नी और बेटी की कलह से तंग आकर उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। कुहू और आयुषी दोनों अलग अलग भैयूजी महाराज की लाश पर विलाप करती रहीं। इस बीच जमकर अफवाहें उड़ी और भक्तों का इंदौर आने का सिलसिला शुरू हो गया। 13 जून को भैयूजी महाराज का विधि विधान से अंतिम संस्कार हो गया, जिसकी सारी रस्में कुहू ने पूरी किया। इस दिन राजनेताओं का दोगलापन भी उजागर हुआ। उनका कोई दिग्गज भक्त उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने इंदौर नहीं आया। अब चर्चा शुरू हुई कि भैयूजी महाराज की बेशुमार दौलत की, जिसके बारे में वफादार सेवादार विनायक ने कहकर खुद को विवाद से दूर कर लिया कि जैसा परिवार कहेगा वह वैसा ही करेगा। भैयूजी महाराज के परिवारजनों की एक मीटिंग में यह तय हुआ कि आयुषी को गुरुजी की जायदाद का 30 और कुहू को 70% मिलेगा। लेकिन जल्द ही सूर्योदय आश्रम के प्रवक्ता तुषार पाटिल ने इस अफवाह को यह कहते खारिज कर दिया कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। पुलिस जांच जारी थी, जिसमें कुछ नया निकलने की उम्मीद किसी को नहीं दिख रही, सिवाय इसके कि दुनिया भर के लोगों की परेशानियां सुलझाने वाले भैयूजी महाराज अपने ही घर की कलह नहीं सुलझा पाए तो ऐसे धर्म और अध्यात्म के माने क्या जिसके दम पर उन्होंने अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित किया था। अपनी मौत से करीब 2 साल पहले भैयूजी महाराज कुछ ऐसी परेशानियों में घिर गए थे कि वह समाज सेवा और आश्रमों से जुड़े काम पर ध्यान नहीं दे पाते थे। उनकी मौत के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि उनका सबसे खास सेवादार ही एक लड़की और अन्य सेवादार के साथ मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। ये वही सेवादार विनायक था जिस पर भैयूजी महाराज आंख बंद करके भरोसा करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने नोट के दूसरे पन्ने पर अपने आश्रम, प्रॉपर्टी और वित्तीय शक्तियों की सारी जिम्मेदारी सेवादार विनायक को दिए जाने की बात लिखी थी। इस मामले में 19 जनवरी 2019 को उनके सेवादार विनायक और पलक नाम की लड़की समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 का मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब 28 जनवरी 2022 को इंदौर की अदालत ने उन तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 6 साल कैद की सजा सुनाई। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।